नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यूजी, पीजी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था के ऊपर। इस कहानी का हम पाठ करेंगे और कहानी से संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्यों पर भी हम ध्यान ले जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने इस कहानी के तथ्यपरक अध्ययन को लेकर एक प्रस्तुति आप सभी के लिए दी थी। उम्मीद है कि उस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा और आज के कहानी पाठ को जोड़ते हुए आप देखेंगे। तो जब आप उसने कहा था कहानी को पढ़ते हैं, तो पढ़ने से पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए, जिसमें भीड़-भाड़ वाला शहर हो, प्रेम हो, युद्ध हो, हास परिहास हो, स्मृति हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अतिरिक्त जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे, तो कुछ कठिन शब्दावली भी आपको देखने को मिल सकती है। मुहावरों का प्रयोग इस कहानी में खूब किया गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो यानी कि ये पूरी कहानी घटना प्रधान कहानी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर घटनाएं ज्यादा मोड़ ले रही हैं और उनको हमें ध्यान में रखना है। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे उसने कहा था कहानी के पाठ के ऊपर। वैसे तो आप लोगों ने अलग-अलग जगह, अलग-अलग अध्यापकों से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी आप इस कहानी को एक अलग एंगल से देख सकते हैं। हो सकता है कि जो चीजें पहले क्लियर नहीं हुई होंगी, वो आज क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई है और उसमें भी प्रेम संवेदना देखा जाए तो एक तरफ प्रेम है, दूसरे तरफ युद्ध है। उसके पृष्ठभूमि में पूरी कहानी लिखी गई है और फ्लैशबैक पद्धति पर है। यानी कि कहानी चलती है, फिर कहानी अपने भूतकाल में चली जाती है, स्मृतियों में खो जाती है, फिर आगे कहानी बढ़ती है। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये सब जो बदलाव हो रहे हैं, वो कैसे हम पकड़ पाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, बड़े-बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। पहला वाक्य आप देख रहे हैं, कितना लंबा वाक्य है कि बड़े-बड़े शहरों के इक्के गाड़ी, आपने इक्के गाड़ी जरूर देखा होगा। अब धीरे-धीरे इसका प्रचलन कम हो गया है, लेकिन जब ये कहानी लिखी जा रही थी, उस जमाने में इक्के गाड़ियों का महत्व आज के फोर व्हीलर की तरह हुआ करता रहा होगा। तो 1915 के दृष्टिकोण से हम देखें तो इक्के गाड़ी का काफी रोल रहा होगा। बड़े-बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई। देख रहे हैं किस तरीके से मुहावरा का प्रयोग पहले ही वाक्य में कहानीकार ने किया हुआ है। और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। यहाँ पर एक तथ्य पहले ही वाक्य में आया हुआ है कि अमृतसर के बम्बू काट मतलब जिसको हम सामान्य रूप से कह सकते हैं बांस गाड़ी। ठीक है, और बांस गाड़ी बैल भी खींच सकते हैं, घोड़े भी खींच सकते हैं, जिसको कि हम खच्चर भी कहते हैं। आपने कई शहरों में देखा भी होगा, हालांकि इसका भी प्रचलन काफी कम हो गया है। इक्के गाड़ी या बम्बू काट वालों का जो प्रचलन 1915 में रहा होगा, वो आज आपको कम दिखाई पड़ेगा, लेकिन कभी-कभी आप देख पाते होंगे। मुझे याद आता है कि जब कभी मैं बीएचयू में स्थित विश्वनाथ मंदिर जाता था, तो बीच में इस तरीके से बम्बू कार्ट या फिर इक्के गाड़ी चला करती थी। अब हो सकता है कि उसका प्रचलन कम हो गया हो। छोटे शहरों में, खासतौर से बिहार इत्यादि में आप देखेंगे तो बैलगाड़ी अभी कहीं-कहीं दिखाई दे देती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिय विद्यार्थियों, आप जिस परिवेश में, उस परिवेश में अपनी आँखें और कानों दोनों को खोल कर रखिए, देखिए और सुनिए। तो यहाँ पर जो कहानी की शुरुआत हो रही है कि बड़े-बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े-बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धूनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की
सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर क्या कहते हैं, बचो खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। दूसरा वाक्य पहले वाक्य से भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत सारे बिंब आपके सामने उपस्थित हो रहे होंगे। मान लीजिए आप अगर सड़क पर जा रहे हैं, तो सड़क पर जब भीड़ होती है, जिसको हम सामान्य रूप में जाम लगना कहते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि जो ड्राइवर है किसी को गाली देते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई अगर जल्दी से रास्ता क्रॉस कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि अबे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है। या फिर आपने नोक झोंक देखा होगा, ये उसी भीड़ भाड़ इलाके का यहाँ पर बिंब चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रस्तुत किया है। अगर आपने सड़कों पर इस तरीके से यात्राएं की होंगी, ऑटो में बैठे होंगे, टेम्पू में बैठे होंगे, ठीक है, बैलगाड़ी में भी अगर बैठने का मौका मिला होगा, तो इस तरीके से आप देखे होंगे नोक झोंक चलता है। यहाँ पर एक बात बताई गई कि इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। कई बार लोग गाली गलौज में इस तरीके से प्रयोग करते हैं। आप याद कीजिए तीसरी कसम जो फिल्म है, उसमें जब हीरामन हीराबाई को लेकर जाता है नौटंकी के लिए, तो अपने बैलों को भी कुछ ऐसे ही बोलता है कि तुम लोगों को आगे नहीं चलना है, कान पीछे देकर सुन रहे हो, महिला की आवाज सुनना चाहते हो, और 2-3 डंडा देता है। इसके बाद बैल थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हैं। यहाँ पर भी ये एक तरीके से शैली है, आप ड्राइवरों को देखेंगे तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बड़े सूक्ष्मता के साथ चित्र को उपस्थित किया हुआ है। उम्मीद है कि मैं इस चित्र को आप सभी के सामने लाने का प्रयास जो कर रहा हूं वो आ रहा होगा। आपको याद रखना है कि वो भीड़ भाड़ इलाका है, जहां पर इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी आ रही है, जा रही है, शोर शराबा है और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की जहमत लगी हुई है। लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, किसी को कुछ भी बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहना है कि अमृतसर के जो बंबू काट वाले हैं, वो कितना भी जाम लगे, कितने भी भीड़ भाड़ रहे, लेकिन वो अपनी भाषा शैली में कभी भी कठोरता नहीं लाते हैं, कड़वापन नहीं लाते हैं। वो क्या कहते हैं, बचो खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, बाछा मतलब बादशाह। सामान्य व्यक्ति को भी बोलते हैं हटो राजा, हटो बादशाह, हटो बाबू, इस तरीके से। आप अपने अपने इलाके में देख लीजिए, क्या अभी इस तरीके के ड्राइवर या चालक बचे हुए हैं? मेरे हिसाब से नहीं बचे हुए हैं। तो इस तरीके से अमृतसर में जो बंबू काट हैं चलाने वाले हैं, वो उनका थोड़ा-सा व्यवहार अलग है। उनकी बोली ऐसा लगता है कि घाव पर मरहम लगाने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी जगह के इक्के वाले क्या करते हैं कि लगता है कि उनकी जुबान पीठ को छील दे रही है, कानों को पका दे रही है और लोग अपनी कानों को बंद करने लगते हैं। ठीक है? तो ये बिंब आप देख रहे हैं, दूसरा वाक्य और बड़ा दिखाई पड़ रहा है। आगे है कि क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार-बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने क्या हैं? हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी उम्रा वालिए, इत्यादि वो बोलते हैं। आजकल इस तरीके के ड्राइवर कम मिलते हैं। आजकल कोई बुढ़िया अगर रोड को क्रॉस कर रही है, तो कोशिश करते हैं कि उसका एक पैर फ्रैक्चर ही कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमृतसर के जो बंबू काट चलाने वाले ड्राइवर हैं, वो क्या बोलते हैं? हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी उम्रा वालिए। इस शब्दावली से ये लग रहा है कि आप कहीं पंजाब के इलाके में यात्रा कर रहे हैं। पंजाब से जो भी विद्यार्थी जुड़े होंगे, इस शब्दावली को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे लिखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी कि समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। और इधर दूसरे तरफ आप देखेंगे लोग बोलते हैं क्या ऊपर जाना चाहती है या फिर सीधे ऊपर पहुंचा दूंगा, इस तरीके से ड्राइवर बोला करते हैं। लेकिन अमृतसर के बंबू काट, मैं क्यों बार बार अमृतसर के बंबू काट बोल रहा हूं, आपके दिमाग में बैठा देना चाहता हूं कि सवाल आएगा कि उसने कहा था कहानी में बंबू काट किस शहर से जुड़ा हुआ है, तो अमृतसर। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बार बार एक ही लाइन बार बार आप सभी को बोलूं। मैं चाह रहा हूं कि शुरुआती जो पेज है इस कहानी का,
वो आपके दिमाग में बैठ जाए, वो बिंब बैठ जाए, ताकि जीवन भर आप उसने कहा था कहानी को याद कर लें। शुरुआत कैसी हुई कहानी की? भीड़-भाड़ इलाके से हुई, और जो भी इक्के गाड़ी चालक हैं, बम्बू काट चालक हैं, उनकी भाषा शैली में क्या अंतर है और जिनसे भी उनका मुकाबला हो रहा है, वो कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, खास तौर से अमृतसर बम्बू काट वाले। तो बूढ़ियों के लिए भी काफ़ी उनके जो शब्द हैं, मरहम लगाने वाले हैं, मीठी छुरी की तरह चल रहे हैं। और क्या अर्थ यहाँ पर बताया गया उसको देख लीजिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं, मतलब दुनिया में, समाज में इसके अर्थ क्या है कि तू जीने योग्य है। बूढ़ी है, उसकी उम्र अगर सही मायने में देखा जाए तो कम है, लेकिन क्योंकि जो बम्बू काट वाले हैं उनकी मीठी बोली है, तो वो कैसे बोल रहे हैं? कहने की जो शैली है, वो बहुत कुछ मायने रखती है, ठीक है? कहने के लिए तो उल्टा भी कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे कहा गया है, आपने पूरा समझ लिया होगा। अब कहानी घटना मोड़ लेती है यहाँ पर। यहाँ पर एक घटना मोड़ आती है, कैसे आती है उसको आप समझ पाएँगे। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। हर शहर में कोई न कोई चौक होता है। किसी भी शहर में आप होंगे, एक चौक होगा, और चौक के इलाके में देखेंगे आप जाम इत्यादि लगा रहता है, भीड़-भाड़ रहता है। तो कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कैसे कहानी में एक घटना जोड़ने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। यानी लड़के के बालों से और लड़की के ढीले सुथने से। ढीले सुथने का मतलब है कि पंजाबी भाषा में अगर कहें तो, कि एक प्रकार की स्त्रियों के पहनने का पायजामा, उसको ढीला सुथना कहा गया है। उससे जान पड़ता है कि ये दोनों किस संप्रदाय से या धर्म से जुड़े हुए हैं। सिख से जुड़े हुए हैं। दोनों क्या हैं? सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। वह मतलब लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। केश मतलब बाल। अक्सर लोगों को सलाह देते हुए या फिर सुनते हुए आपने देखा होगा कि लोग बालों की रक्षा के लिए कहते हैं कि उसमें दही लगाओगे तो बाल बहुत ही सिल्की और चमकीले हो जाएँगे। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है, क्योंकि ये कहानी पंजाब इलाके की है, तो वहाँ पर पुरुषों के भी बाल बड़े-बड़े होते हैं, महिलाओं के तो होते ही हैं। तो लड़का क्या करने आया है? वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, उस चौक पर। और यह मतलब जो लड़की है, रसोई के लिए बढ़िया, बढ़िया एक रसोई का कोई पार्ट है, उसके लिए आई हुई है इस चौक पर। और जिस दुकानदार के पास ये लोग खड़े हैं, वो क्या कर रहा है? दुकानदार एक परदेशी से गुँथ रहा था। गुँथ रहा था मतलब बहस कर रहा था, जो सेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। अब यहाँ से संवाद शुरू हो रहा है। आपको पहले 3 चीज़ें ध्यान में रखना है कि लड़के की क्या स्थिति है, लड़की की क्या स्थिति है और जो दुकानदार है उसकी क्या स्थिति है। लड़का अपने मामा के बाल को धोने के लिए दही लेने आया है, लड़की रसोई घर के लिए बढ़िया खरीदने के लिए आई है, और जिस दुकानदार के पास गए हैं, वो उन दोनों पर ध्यान न देकर एक परदेशी पर ध्यान रखा हुआ है। उससे कुछ गीले पापड़ों की, हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए, गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। कई बार आप दुकानों पर जाते होंगे, तो पहले दुकानदार आप पर फोकस नहीं करता है, उसके पहले जो भी वहाँ पर ग्राहक आया रहता है या फिर जो आदान-प्रदान करने वाले ग्राहक हैं, उनसे वो पहले निपटता है, इसके बाद दूसरे पर ध्यान देता है। कुछ बिंब यहाँ पर वैसा ही है। लेकिन संवाद शुरू हो रहा है, मौका मिलता है, ये मौका है, और मौका जो होता है, वो परिचय को जन्म देता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने बहुत लोगों से ये कहानी पढ़ी होगी, लेकिन जो हमने अनुभव किया है, क्योंकि इस कहानी को मैं बीए पार्ट के विद्यार्थियों को अभी हाल ही में पढ़ाया हुआ था, तो थोड़ी-सी इस कहानी पर मैंने और चिंतन किया। दुकानदार का ध्यान दूसरी तरफ है, इसमें मौका मिलता है नायक और नायिका को। तो सवाल जवाब कैसे हो रहा है? तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। ये परिचय हो गया। परिचय इतना ही काफ़ी है, नायक और नायिका को समझने के लिए। एक कॉमन बात दोनों में है कि दोनों अपने मामाओं के यहाँ आए हुए हैं, और आप लोग भी अपने मामा के घर को याद कर लीजिए। क्या आप लोग वहाँ पर गए थे? तो इस तरीके से किसी से लगाव हुआ था? अक्सर हो जाता है। यहाँ पर देखिए सवाल कैसे, संवाद कैसे शुरू हो रहा है।
कि तेरे घर कहाँ है? मगरे में। मगरा एक जगह है, ठीक है? मगरे में और तेरे माझे में। जो लड़की है वो मगरे में रहने वाली है और लड़का जो है वो माझे में, ठीक है ना? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ कहाँ रहती है? तो अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। एक तरीके से लग रहा है कि अतर सिंह काफी बड़ा नाम है उधर का, और बता रहे हैं कि वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर कहाँ है? गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। जो मौका मिला था इधर परिचय हो गया है, और ये परिचय काफी है आगे के लिए। इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। ऐसा नहीं कि सौदा दोनों को एक ही साथ दिया होगा, पहले किसी को दिया होगा फिर बाद में दूसरे को दिया होगा, लेकिन दोनों सौदा लेकर साथ साथ चले। ये साथ साथ चलना भी बहुत कुछ कहता है। अक्सर हम दुकानों पर जाते हैं तो लोग अजनबी ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो परिचय हो गया है और इंतजार के बाद दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? ये देखिए, परिचय के बाद का अगला जो कदम है या फिर क्रम है, उसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ दूर जाकर, यानी दुकान से कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा। इस भाव को आपको समझना है। मुस्कुराना भी 6 तरीके का होता है, कभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? यहाँ मंद मंद मुस्कुरा कर पूछा, गुस्से में नहीं पूछ रहा है। जब कोई किसी से को पसंद करता है, किसी को चाहता है, तो उसके अंदर अचानक मुस्कुराहट आ ही जाती है। लड़के के अंदर भी है। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई मतलब मंगनी, जिसको इधर बोलते हैं सगाई या फिर इंगेजमेंट बोलते हैं आजकल, ठीक है? और इंगेजमेंट काफी कुछ चीजें कर देती है। मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं और आपकी बिना जानकारी में उसका एंगेजमेंट हो गया, तो जो दिल पे चोट पहुंचती है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उसी एज के। परीक्षाओं की तैयारियां भी करनी है, एंगेजमेंट पर भी ध्यान रखना है, प्रेम भी करना है, सब चीज करना है। प्रेम है, पढ़ाई है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए लड़के ने मुस्कुराकर कहा, जो मेन प्रश्न था उसने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये देखिए भाव आपको देखना है, घटनाएं कैसे चेंज हो रही हैं बार बार, उसमें भावना भी है। जब उसने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो इस पर लड़की का क्या भाव है या उसकी क्या प्रतिक्रिया है? आंखें चढ़ाकर गई। आंखें चढ़ाकर, अगर आपने लड़कियों से बातचीत की होगी और जैसे वो आश्चर्यचकित होती हैं, तो उनकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। मैं तो आंखों को ही ज्यादातर देखता हूँ, किसी से अगर बात करता हूँ तो आंखें बहुत कुछ बताती हैं। यहाँ पर लड़के आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, रुकी नहीं। यहाँ पर देखिए कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, ये चीज मैं आप सभी को पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। धत कहकर मतलब शर्माकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। जिन लोगों ने प्रेम किया होगा, इस तरीके से सिचुएशन उनके जीवन में आया होगा, वो अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे, खास तौर से वो जो पहली मुलाकात है। तो वो दौड़ दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। मुंह देखता रह गया मतलब बस उसको समझ में नहीं आ रहा। एक शब्द आता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने मामा के घर जाए या इसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू करे। अक्सर प्रेम में ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे परिचय होता है और कैसे घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अब आगे की कहानी कैसे शुरू होती है कि परिचय हो गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। अब ये सिलसिला जारी है। कभी सब्जी वाले के यहाँ मिल जा रहे हैं, कभी दूध वाले के यहाँ मिल रहा है, अकस्मात मिल जा रहे हैं। उस जमाने में इस तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, फोन कॉल्स भी नहीं थे। ये कहानी कब की है? 1915 की है। ये अकस्मात मिलना का मतलब संयोग से दोनों मिल जा रहे हैं। महीना भर यही हाल रहा। ये 1-2 दिन नहीं चला, बल्कि महीने भर यही हाल रहा। इस बीच लड़के के मन में जो सवाल चल रहा है, क्योंकि लड़की ने पहली मुलाकात में बहुत कुछ क्लियर नहीं बताया कि उसकी कुड़माई हुई है कि नहीं। लड़के में उम्मीद बची हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, ये उम्मीद ही जीने का एक सहारा है। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। इसका प्रश्न वही था, उस लड़की का उत्तर भी वही था। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। इस बार ये घटना टर्न लेती है, मोड़ एक आता है।
इस बार लड़के को उम्मीद है कि फिर वैसे ही धत शब्द निकलेगा, लेकिन लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध इस शब्द को आपको जोर देना है। जब हम उम्मीद करते हैं कि फिर से वही उत्तर मिलेगा, लेकिन जब उत्तर उसके विरुद्ध मिलता है तो बड़ा झटका लगता है। लड़के की संभावना के विरुद्ध, लड़का जो सोचा था उसके विरुद्ध उत्तर मिला कि हाँ हो गई। तो जाहिर सी बात है सवाल आना ही था कि कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, सालू मतलब दुपट्टा। यानी कि पंजाबी क्षेत्र में आप देखेंगे कि जब भी कोई इंगेजमेंट होता है तो एक तो इंगेजमेंट की पहचान अंगूठी होती है, दूसरा रेशम से कढ़ा हुआ सालू जो दुपट्टा है, जिसको ओढ़नी भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि कल देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यानी दुपट्टा। लड़की भाग गई, पहले दौड़ी थी लेकिन इस बार क्या हुई, भाग गई और उसे तेज गति में। लड़के ने घर की राह ली। अब लड़के को क्या झटका लगा, वो घर की तरफ गया। रास्ते में अब प्रतिक्रिया होनी ही थी। प्रतिक्रिया से सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ये जो झटका लगता है तो समझ में नहीं आता है कि करें तो करें क्या। वही स्थिति यहाँ पर इस कहानी के नायक की है। जैसे उसको पता चलता है कि एंगेजमेंट हो गया तो उसको झटका लगता है, वो अपने घर जाता है तो सामान्य रूप में नहीं जा रहा है, बहुत सारी हरकतें करते हुए जा रहा है। एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, धक्का दे दिया उसको। एक छाबड़ी वाले जो ठेला वाला है उसकी दिन भर की कमाई को उसने तार तार कर दिया। कुछ नहीं हुआ तो कुत्ता जा रहा है सामान्य रूप से तो उसके ऊपर पत्थर मारा। आप लोगों ने भी ये हरकतें की होगी अगर प्रेम टूटा होगा तो, वैसे ये भी कर रहा है। और कुछ नहीं तो क्या किया कि एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। अक्सर ऐसा होता है, प्रेमी लोग करते हैं। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर, क्योंकि ये अपने शुद्ध में है ही नहीं, जाकर उधर से टकरा गया तो वैष्णवी ने कहा, महिला ने कहा कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है? फिर भी कोई इसको असर नहीं है, कुछ भी कोई कहे, क्योंकि जिसके लिए जी रहा था वो आज इसको झटका दे दिए। और फिर तब वो कहीं घर पहुंचा। इस कहानी का ये पहला दृश्य ही खत्म होता है। कहानी की शुरुआत हो रही थी भीड़ भाड़ वाले इलाके से, फिर परिचय से, फिर दिल टूटने से। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब दृश्य दूसरा शुरू होता है। क्या है? इसीलिए इस कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अब आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पहला दृश्य कहीं उससे जुड़ ही नहीं रहा है। अब देखा जाए, दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। खंदकों मतलब गड्ढों में। अब यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है। ऊपर में प्रेम की बात हो रही थी, अब यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है कि राम राम यह कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में गड्ढों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। जो सैनिक होते हैं आप जानते हैं कि कितना कष्ट सहते हैं। हम लोग तो सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन सैनिकों के जीवन में एक अलग तरीके की चीजें होती हैं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह तथा बर्फ ऊपर से। अमृतसर के बाद दूसरे शहर का जिक्र किया गया, वो है लुधियाना। और मौसम की बात कही गई है, यानी कि जहां का ये बिंब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वहां ठंडक बहुत ज्यादा है। लुधियाना से 10 गुना ठंडक है और ऊपर से बादल हैं, फिर बर्फ है। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। पिंडली, आप पैरों का जो पिंडली है वहां तक लोग धसे हुए हैं दलदल में। गनीमत कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। यानी आप देख रहे हैं कि कुछ दृश्य वैसा ही है जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। यहाँ पर भी युद्ध का ही जिक्र है कि बार बार गोले बरसाए जा रहे हैं और जो कानों को फाड़ने वाले हैं, यानी भयभीत करने वाले हैं। खंदक भी हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, मतलब इस बमबारी से कोई बचे तब तो कोई लड़े। अब एक और शहर की याद आती है, नगरकोट। नगरकोट का जलजला सुना था। जलजला मतलब भूकंप, उसके बारे में सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, क्योंकि विस्फोट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि धरती हिलेगी। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ये पूरा पैराग्राफ किसी युद्ध के तरफ संकेत कर रहा है, किसी सैनिक के मनोभावों को बता रहा है।
आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर पहली बार कहानी के पात्रों का नाम शुरू होगा। अभी तक तो खाली सर्वनामों का प्रयोग हो रहा था, अब संज्ञाओं का प्रयोग यहाँ पर होगा। लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंडक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। लहना सिंह का जिक्र हो रहा है और दिनों का जिक्र हो रहा है कि कब तक युद्ध खत्म हो जाएगा, कब तक छुट्टी हो जाएगी, कब तक रिलीफ मिल जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इससे ये पता चल रहा है कि लहना सिंह और उसके जो भी साथी हैं वो भारत में नहीं है बल्कि किसी अन्य देश में है। अभी इस कहानी में पता चलेगा कि वो लोग कहाँ पर हैं और इस इंतजार में है कि लड़ाई खत्म हो, ये छुट्टियों पर जाएं और पेट भर खूब खाकर सोएं, ठीक है। और फिर इनको याद आता है कि यहाँ पर एक फिरंगी मेम है, मतलब विदेशी, अंग्रेजी जिसको कह सकते हैं, और उसका जो भी वहां पर बाग है वो मखमल की सी हरी घास की तरह है और जो मेम है वो इन सैनिकों को फल और दूध खूब देती है, वर्षा कर देती है, मतलब मन भर देती है। लाख ये लोग कहते हैं कि ये कुछ ले लीजिए, इसका कुछ कीमत ले लीजिए, वो नहीं लेती है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर पेड कोर्स चला दीजिए, मैं बोलता हूं कि नहीं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़िए, पेड कोर्स के बारे में चिंता मत कीजिए। और वो क्या कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। उसको पता है कि यही लोग हमारे देश को बचाएंगे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो पंक्ति है काफी इंपॉर्टेंट है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी मतलब लगातार युद्ध में ये लोग जुड़े रहे, लगे रहे। और कहा जाता है कि जब कोई घोड़ा फेरा नहीं लेता है, दौड़ नहीं लगाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और बिना लड़े सिपाही, अगर कोई सिपाही लड़ता नहीं है, मतलब अपने काम को नहीं करता है, तो वो भी बिगड़ जाता है। हमारे एक विद्यार्थी ने जोड़ दिया कि बिना पढ़े विद्यार्थी, बिना पढ़ाए शिक्षक। बहुत सारे शिक्षकों को आपने देखा होगा कि पढ़ाने के स्थान पर दूसरे दूसरे कामों में लगे रहते हैं, तो वो भी बिगड़ते हैं। उनको लगता है कि वो इस दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एकेडमिक तौर पर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से जुड़ने का एक मात्र मेरा कारण है कि मैं कभी बिगड़ू नहीं, बनूं। आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिलता है। हम एक दूसरे से भले नहीं मिलते हैं, लेकिन सीखते हैं। आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। यहाँ पर बात कही जा रही है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। अब यहाँ पर उस सिपाही का जो दृढ़ संकल्प है, संगीन बंदूक में एक चीज चढ़ाने के बाद युद्ध करने का मौका मिल जाए, मार्च करने का अगर आदेश मिल जाए, तो फिर अकेले 7 जर्मनों को मारने का ये दम रखता है। और नहीं ऐसा कर पाए तो दोबारा दरबार साहब, चूंकि ये कहानी अमृतसर के और पंजाब के इलाके की है, तो वहां पर दरबार साहब मतलब मंदिर या फिर जिसके प्रति वो श्रद्धा रखते हैं, वहां मत्था टेकना नसीब नहीं होगा, नहीं जाएंगे। एक कसम खा रहा है। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बिंदी है, ये बिंदी ऐसे नहीं है। नहीं तो कहकर पात्र रुक जा रहा है, कह रहा है कि पाजी कहीं के। पाजी का जो अर्थ है यहाँ पर, पाजी का मतलब होता है दुष्ट कहीं के, ठीक है। दुष्ट कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे इक्के वाले घोड़ों से या फिर अपने उससे नानी का संबंध जोड़ लेते हैं, यहाँ पर भी सिपाही इत्यादि भी कभी कभी आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत गाली गलौज का प्रयोग कर देते हैं। संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, मतलब बैठने लगते हैं, थकने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं और जब काम नहीं रखता तो लगता है कि बहुत फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। अब पता चल रहा है कि मुकाबला किससे है, जर्मन से। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो कितना आगे मैं बढ़ गया। इस तरीके से यहाँ पर भाव है, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? अगला जो संवाद है वो जैसे नहीं तो कहकर रुक जाता है, तो उसी को आगे बढ़ा दिया गया।
नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी। ठीक क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। अब आप देख रहे हैं कि लहना सिंह के बाद दूसरा पात्र है जिसका नाम है सूबेदार हजारा सिंह। हजारा सिंह एक तरीके से देखा जाए तो इनकी टोली का कैप्टन है। वो मुस्कुराकर कहा कि नहीं, अगर मैं रोकता, हुक्म पीछे आने का नहीं देता, तो तुम सीधे बर्लिन पहुंच जाते ना। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? कह रहे हैं कि जो लड़ाई है ये दिमाग से लड़ी जाती है, ये जमादार या नायक के चलाए नहीं चलती। लाना सिंह क्या है? जमादार है। और हजारा सिंह क्या है? नायक है। यानी कि नायक कोई अपना बोले, जमादार अपना बोले, तब युद्ध नहीं हो पाएगा। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। कहा जाता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। आप लोग जब भी नौकरी में आएंगे तो आपको लगेगा कि आपका प्राचार्य ही सही है, और आप भूल जाएंगे कि आप किसी कमीशन से नौकरी पाए, पब्लिक सर्विस कमीशन से। आपको लगेगा कि इस प्राचार्य ने ही नौकरी दिया हुआ है। जिस दौर से हमारे जो भी सर्विस करने वाले मित्र होंगे वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी के बाद जो नौकरी मिलती है उसके बाद का जो समय है, जीवन है, वो और चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? इस वाक्य को आपको ध्यान में रखना है। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, सवाल पूछा जा सकता है। सूबेदार जी सच है, लाना सिंह बोला। लाना सिंह बोला कि सूबेदार जी जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो जमादार ठहरा, लेकिन आप बड़े अफसर हैं, आपकी बातों से मैं सहमत हूं, पर क्या करें, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। इसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, लुधियाना से 10 गुना कम। इस चीज को आप ध्यान रखिए। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। ये लोग हैं भारत से बाहर, लेकिन जो इनकी यादें हैं वो भारत की हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप मान लीजिए बनारस के हैं तो आप दिल्ली में चले गए तो बार बार बनारस को मिस करेंगे। अगर आप दिल्ली से बनारस आ गए तो दिल्ली को मिस करेंगे। ये लोग जर्मनी बाहर गए हुए हैं तो बार बार ये पंजाब को याद कर रहे हैं, लुधियाना को याद कर रहे हैं, अमृतसर को याद कर रहे हैं, नगरकोट को याद कर रहे हैं। यहाँ पर चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। दौड़ने से गर्मी आती है ना, उसी के तरफ संकेत किया जा रहा है। उद्यमी उठ, सिकड़ी में कोयले डाल। उद्यमी, उद्यमी का यहाँ पर जो अर्थ है शरारती। जो यहाँ पर कहा गया कि शरारती उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। सिगड़ी मतलब जिसमें गर्मी लगाने के लिए जो कोयले की सिगड़ी होती है, जिसको हम लोग जाड़े में कई बार सेकते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये गोबर के उपलों का भी बनता है, कोयले का भी बनता है, जिसको हम बोरसी कहते हैं। पूर्वांचल में तो यही शब्द पहले प्रयुक्त होता था, अब धीरे धीरे हो गया है। एक तगाड़ी में कोयले रखकर और उसको सेकते हैं। वजीरा, तुम 4 चने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लाना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदलवा दें। अक्सर युद्ध में आप देखेंगे कभी कभी कोई पहरा देता है, कभी कोई पहरा देता है। अगर आपने एनसीसी भी किया होगा तो वहां पर एक संतरी शब्द का प्रयोग होता है, जो कि पहरे देते रहते हैं। कोई भी आता है तुरंत सलामी ठोकते हैं और देखभाल भी करते हैं। तो वजीरा एक और पात्र का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। लाना सिंह, हजारा सिंह के बाद वजीरा सिंह का जिक्र हुआ है और कहा गया कि तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लाना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदलवा दें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। क्योंकि सूबेदार को पूरी इस टोली का जिम्मा है तो वो अलग अलग हुक्म दे रहे हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। पलटन मतलब जो टोली है उसका विदूषक था। वो हास परिहास करता था, वो लोगों को हंसाता भी था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पांधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। वो ऐसी बात कहता है कि लोग हंसने लगते हैं। मैं पांधा बन गया हूं। पांधा का जो यहाँ पर अर्थ है कि मैं पुरोहित बन गया। ठीक है, पांधा यहाँ पर शब्द जो आया हुआ है पुरोहित के अर्थ में आया हुआ है कि मैं ही ऐसा लग रहा है कि एक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति हूं। मैं पांधा बन गया हूं, करो जर्मनी की बादशाह का तर्पण। और कमेंट्स करता है। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए।
तो इस वाक्य से आपको ये समझना है कि कैसे सेना में जो सैनिक होते हैं वो अपना हास परिहास करते हैं, ठीक है, कैसे तनाव को दूर करते हैं। विदूषक बनना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो अपने ऊपर जरूर हंसना चाहिए। दूसरे के ऊपर हंसने के बजाय खुद पे हंसिए, अपना उदाहरण दीजिए, अपने चीजों को लेकर अपनी कमियों को गिनाइए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो आपको अच्छा लगे, आप रिलीफ महसूस करेंगे। दूसरे के ऊपर करेंगे तो हो सकता है कि फिर वो आपको टारगेट करे। यहाँ पर देखिए वजीरा सिंह क्या कहता है, पहले ही बता दिया गया कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। संस्कृत में एक विदूषक आता है जो लोगों को हंसाता है, मनोरंजन करता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को पढ़ेंगे, उसमें भी विदूषक का जिक्र आता है बार बार, ठीक है। तो ये बोलता है कि मैं पांधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण करो। इस पर सारे लोग हंस देते हैं और जो तनाव होता है वो खत्म हो जाता है। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार के 10 घुमाव जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। अब आगे इन सब का क्या टारगेट है उसको भी बता रहे हैं कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम लोगों को बहादुरी में इनाम मिलेगा, तो हम लोग सरकार से क्या मांग रखेंगे कि 10 घुमाव, 10 घुमाव मतलब 2 बीघा जमीन, ठीक है, यही मांग लूंगा और बोलूंगा कि यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, फलों के पेड़ लगाऊंगा। बूटे मतलब पेड़ लगाऊंगा, ठीक। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। अब सब क्योंकि मनोरंजन का समय है तो बोलते हैं कि हाँ, या तो मैं क्या करूंगा, लाड़ी होरा का मतलब यहाँ पर है कि बहू या पत्नी को बुला लूंगा, ठीक। यहाँ पर ध्यान में रखिए, अभी तो युद्ध करने के लिए ये लोग आए हुए हैं, केवल पुरुष हैं उसमें। मजाक में कह रहे हैं कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो यहीं पर मैं रहूंगा भी, पेड़ लगाऊंगा और अपने परिवार को भी बुला लूंगा। या फिर वो लोग नहीं आएंगे तो एक मेम है जो इन लोगों की काफी रखवाली करती है। ये हास परिहास का है। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पुरुषों के बीच में महिलाओं की बात बहुत होती है, महिलाओं का को भी इस चीज का अंदाजा होगा जरूर। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे माहौल वहां पर पहले तनावपूर्ण था, मन नहीं लग रहा था इन सबका। लेकिन देखिए बीच बीच में कभी मेम का जिक्र हो जा रहा है, कभी अपनी पत्नियों को याद कर ले रहे हैं, कभी प्रेम को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेम है, फिरंगी मेम, उसका जिक्र है कि वो नहीं जानते कि सिख लोग तंबाकू नहीं पीते। लेकिन जब इस कहानी को हम पढ़ रहे हैं, जब आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, तो जिस इलाके की बात है पंजाब, वहां पर कहा जाता है कि जो भी नशा की बात है वो काफी चिंतनीय है। वहां पर भले कहा जा रहा हो कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, लेकिन आज शराब को लेकर, तंबाकू को लेकर और भी जो नई नई नशाखोरियां हैं उनको लेकर पंजाब काफी त्रस्त है। हो सकता है कि पंजाब के लोग मेरी इस बात से सहमत भी हों। लेकिन जब 1915 में कहानी लिखी गई तो उस जमाने में बताया जा रहा है कि सिख लोग तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाते थे। और इस मेम को पता नहीं है, वो बार बार ये लोगों को सिगरेट पीने के लिए दे देती है और ये लोग अगर दूर भी हटते हैं तो होंठ तक ले जाकर लगा देती है। उसका जिक्र यहाँ पर किया गया। और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। उस मेम में भी देशभक्ति है, वो अपने देश को चाहती है कि उसका देश सुरक्षित रहे। तो जो लोग भी युद्ध लड़ने के लिए आए, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की कहानी है, तो उसमें कुछ देश एक तरफ थे, कुछ देश एक तरफ थे। उसमें जो मेम है उसके तरफ से लोग लड़ रहे हैं, तो उसको लगता है कि सिगरेट नहीं पी रहा है तो इसका मन नहीं लग रहा है, बुरा मान गया है। जबकि ये लोग अपने सिख धर्म को मानते हुए तंबाकू इत्यादि या नशे से दूर है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये देखिए ऐसा है। एक और पात्र इसमें आया, देख रहे हैं पात्रों का क्रम कैसे है, आप इसको भी ध्यान में रखिए। पहले लहना की बात हुई, फिर हजारा की बात हुई, फिर वजीरा की बात हुई, ठीक है, फिर इसमें आ गया आपका बोधा। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये क्रम है।
कहानियां तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन जिस दिल लगी से, जिस तन्मयता से समय लेकर मैं आप सभी को बता रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि एक एक पात्र, एक एक वाक्य आपके दिमाग में बैठ जाए। ये लोग भले युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का ख्याल भी कर रहे हैं। करें कि अब बोधा कैसा है? ये बोलता है अच्छा है। तो बोलता है कि मुझे ही सिखाओगे? मैं देख रहा हूं कि दोनों कंबल उसे उड़ा रहे हो और अपने उस बोरसी आग तापने वाली जगह पर किसी तरीके से जीवन को काट रहे हो। उसके पहरे देने का जो टाइमिंग है, वो आराम कर रहा है और आप पहरा दे रहे हैं। सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और अपने कीचड़ में पड़े रहते हो, जहां पर पिंडलियां धसी हुई हैं। कह रहा है कि तुम कहीं मांदे न पड़ जाओ। मांदे मतलब बीमार। ठीक है, मांदे शब्द का अर्थ यहाँ पर ध्यान में रखिए कि तुम कहीं ना बीमार पड़ जाओ। और जाड़ा क्या है? मौत है। जो जाड़ा है, इसको सामान्य रूप से मत लो, ये सियाचिन से भी खतरनाक है। मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर कोई निमोनिया से मर गया, निमोनिया एक तरीके का रोग होता है, मुरब्बे नहीं मिलते, मतलब कि खेती करने की भूमि नहीं मिलती। शहीद हो गए तब मिलेगी। अगर तुम मुरब्बे मतलब बीमारी से मर गए तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, मुरब्बे नहीं मिला करते मतलब फल, मतलब कोई जमीन नहीं मिलती, कहने का मतलब ये। ठीक, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। अब जब इस बात को बोल दिया तो बोला चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये देखिए, इसका है कि निमोनिया से मरूं, किससे मरूं, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने भाई कीरत सिंह, एक नया और करेक्टर इसमें आ गया, कीरत सिंह। इस क्रम को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। पात्रों के नामों में लहना, हजारा, वजीरा, बोधा, कीरत। अब कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये होती है मातृभूमि से प्रेम। वो नहीं चाह रहा है कि मैं यहां मरूं, वो चाह रहा है कि मैं मरूं भी तो अपनी मातृभूमि में मरूं। ये है देशभक्ति, या फिर इसको कहा जा सकता है कि अपने मिट्टी से कितना लगाव। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। वो कह रहा है कि क्या मरने मराने की बात कर रहे हो यार, टेंशन वाली खुद माहौल है। मरे हम लोग क्यों? मरे तो जर्मन मरे और तुरक मरे। चलो कुछ चेंज करते हैं, कुछ और बातें हम करते हैं। सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। कई बार गीत संगीत आपको ताजगी देती है। जैसे आप पढ़ते पढ़ते एकदम बोर हो गए, तो थोड़ा सा कोई गीत संगीत सुन लीजिए, कोई गजल सुन लीजिए, कोई शायरी सुन लीजिए, जिसमें आपका मन लग रहे हो। ये नहीं कि बैठे बैठे रील्स पे रील्स देखते जा रहे हैं और घंटे घंटे आपके निकल गए और फिर बाद में तनाव घटने की जगह पर बढ़ने लगा। यहाँ पर क्या हुआ, मरने मराने की बात चल रही थी, तब तक चीजें चेंज हुई। लोगों ने गाना वाना गाया और गाना पंजाबी का ही रहा होगा, जाहिर सी बात है, भोजपुरी तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। और फिर ऐसे लगा कि ये लोग बहुत ही मौज मस्ती से यहाँ पर हैं, ताजे हो गए सिपाही, फिर ताजे हो गए। ये ताजा होना बहुत कुछ कह रहा है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर तैयारी करते करते हम एकदम से पगला से गए, कुछ एनर्जेटिक बात कीजिए। तो ताजे होने के लिए लोग मोटिवेशनल बातें करते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आपकी संगीत के माध्यम से जितने भी वहां पर सैनिक हैं सब ताजे हो गए और लग रहा है कि 4 दिन से सोते, मतलब वो 4 दिन से सो रहे हैं और पूरे मौज मस्ती कर रहे हैं। ये एक दृश्य खत्म हो गया। ये पूरा दृश्य युद्ध का था। पहला दृश्य कैसा था? पहला दृश्य परिचयात्मक रूप में था, उस शहर के बारे में जहां से ये सैनिक जुड़े हुए थे, उस एरिया के बारे में बात हुई, उसमें प्रेम आया। दूसरा दृश्य युद्ध, और युद्ध में कैसे कैसी स्थिति है, कैसे कैसे लोग हैं, वो दृश्य आया। और अब तीसरा दृश्य क्या आ रहा है? दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। यानी दोपहर हो गया है, ठीक है, रात हो गई है, सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा है। बोधा सिंह की क्या स्थिति है कि खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहानी पढ़कर ऐसा ही लग रहा है, आगे पता चल जाएगा कि क्या है। अब बरान कोट का अर्थ यहाँ पर क्या है?
बरान कोट का मतलब है एक ओवर कोट, ठीक है, जाड़े में हम लोग पहनते हैं उसी टाइप से। लहना सिंह पहले पहरे पर खड़ा हुआ है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि लहना सिंह बोधा सिंह की ड्यूटी भी करता है। ये है दोस्ती। वो नहीं कहता है कि मेरी टाइमिंग इतनी से इतनी है, जिसको करना है करे। दोस्ती भी निभा रहा है। युद्ध के बीच में प्रेम और दोस्ती का जो सामंजस्य है, यही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को अमरता देता है। ठीक है ना, यहाँ पर चीजों को आपको समझना है। आप कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर कई बार आप बातें ऐसे करते हैं कि आप बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू और जेएनयू में मैं टॉपर विद्यार्थी था। वो तो अप्रोच और पहुंच में मैं कमजोर था, इसलिए आप सभी से मुझे चर्चा करने का मौका मिलता है, जिसमें मैं खुश भी हूँ। प्रोफेसर बड़ा छोटा नहीं होता है, उसमें जो दृढ़ता होती है, जो उसकी रुचि होती है, वो उसे बड़ा बनाता है। तो आप लोग हैं तो फिर मैं भी बड़ा हूँ, ठीक है ना। ऐसी कोई बातें यहाँ पर नहीं है कि जिससे ये लगे कि हम अगर छोटी जगह पर छोटे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अभी मैं बीए के अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था, विद्यार्थी एकदम रोमांचित हो गए थे। वो अभी क्षण आएगा, उनको पूरा एक कहानी समझ में आ गई कि आखिरकार उसने कहा था शीर्षक क्यों पढ़ा। आपको भी समझ में आ जाएगा। तो लहना सिंह जो है वो पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुख पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, बोधा सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। और लहना सिंह की जो आप देखेंगे एकाग्रता है, उसकी एक आंख खाई की तरफ है, यानी कि किधर से आक्रमण हो जाएगा, और दूसरी आंख किधर है, वो बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। बोधा सिंह बुखार से करा रहा है। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। बोधा सिंह को लगता है कि अब वो ज्यादा देर तक नहीं जीवित रहेगा। वो बोलता है कि कंपनी छूट रही है। कंपनी छूटना मतलब तुम लोग छूटने, ऐसा लग रहा है कि अब तुम लोगों को मैं छोड़ दूंगा, अब मैं नहीं जीवित रह पाऊंगा। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, घबराहट सी हो रही है, और दांत बज रहे हैं, ठंडा भी लग रहा है। जबकि ऊपर बताया कि वो क्या क्या ओढ़कर सोया हुआ है, फिर भी उसको ठंडक लग रही है। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, कहकर रुक जाता है। बोल रहा है कि नहीं, एक तो जर्सी बची हुई है, तुम ही पहने रहो। ये बोलता है नहीं, तुम पहनो, मेरे पास सिगड़ी है, आग तापने वाला है, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। कह रहा नहीं, 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना त्याग कर रहे हो, अब मैं इतना भी नहीं हूं। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। वो बोलता है कि मेरे पास एक दूसरी भी है, मैं उसको पहन लूंगा, क्योंकि विलायत से जो मेमे है, मेमे मतलब जो मैडम्स लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने सैनिकों को ठंडा न लगे उसके लिए कुछ कपड़े बुन बुन कर भेज रही हैं। यूं कहकर लाना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। लाना भी कोट पहना हुआ है और फिर जर्सी उतारकर इसको देने की कोशिश करता है। सच कहते हो और नहीं झूठ? बोधा सिंह को विश्वास नहीं है कि विदेशी महिलाएं जो हैं वो जर्सी या कोट भी भेज रही होंगी। वो बोलता है सच कहते हो? तो ये बोलता है कि और नहीं झूठ? यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर जा खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। दोस्ती में थोड़ा बहुत झूठ भी बोला जाता है। जब दोस्त नहीं सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा पर्दा डाला जाता है। तो यहाँ पर जो मेम की जर्सी की कहानी थी वो कथा केवल थी, केवल कल्पना थी, झूठ थी एक तरीके से कहा जाए। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि ये केवल कथा सुनाते हैं, कोई वास्तविकता नहीं। ठीक है, तो मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, सही नहीं थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। अभी आप देख रहे हैं घटना फिर आई। बोधा सिंह की तबीयत खराब है, उसको ठंडा लग रहा है, लेकिन इसी बीच एक आवाज आती है, ठीक है, खाई की तरफ से। तो फिर कहता है कि कौन? लेफ्टिनेंट साहब। लेफ्टिनेंट शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर लेफ्टिनेंट, ठीक है। अभी वर्तमान समय में आप प्रयोग करेंगे तो लेफ्टिनेंट जो शब्द है उसको यहाँ पर लपटन का प्रयोग किया गया।
लपटन और पलटन, देख रहे हैं शब्दों का ही हेर फेर है। पलटन का मतलब हो गया टोली, सैनिकों की टोली, ग्रुप, और लपटन का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट, जो उस टोली का सबसे बड़ा अधिकारी हो। तो ये बोलता है कि कौन, लपटन साहब, हुकुम हुजूर, आदेश दें क्या, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर एक दृश्य उभरता है, लगता है कि जिसकी संभावना थी इन सैनिकों को, वो धीरे धीरे सामने आ रही है। मतलब युद्ध का माहौल पूरा बन रहा है, आक्रमण का माहौल बन रहा है। और रणनीति आप देखिए, कौन कहां जाएगा, कैसे कहां पर खड़ा रहेगा। जैसे ये बात सुनी जाती है, बोलता है जो हुकुम। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। इसके पहले आपने देखा, बोधा को लग रहा है कि वो कंपनी छोड़कर चला जाएगा, वो नहीं जी पाएगा। लेकिन जैसे ये आदेश आता है और आक्रमण की इसको संभावना लगती है, संदेह होता है, तो ये तमाम अपने कष्टों में कंबल को उतारकर चलने की कोशिश करता है। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह को पता है वास्तविकता, उसने रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह के रोकने के बाद बोधा पीछे हुआ, लेकिन वहां पर सूबेदार था, उसने कहा कि ऐसे अपने इशारा किया, तो लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, इस पर बड़ा मतलब द्वंद हुआ कि कौन पीछे रहेगा कौन आगे रहेगा। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। सूबेदार का जो काम है, अपने सैनिकों को समझाया और फिर बोला कि तुम लोग आगे बढ़ो। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। इस कहानी में एक मोड़ ये भी आ रहा है कि जो लेफ्टिनेंट साहब है, लेफ्टिनेंट साहब है, वो लहना की सिगड़ी के पास जहां वो आग सेकता है, वहां पर मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अभी आपने देखा, ऊपर बताया गया कि जो सिख होते हैं वो तंबाकू को छूते तक नहीं है, तो सिगरेट कहां से पिएंगे। लेकिन यहां पर लहना के लिए आश्चर्यजनक घटना है, जहां लेफ्टिनेंट साहब सिगरेट पी रहे हैं और न सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं बल्कि लहना को भी आमंत्रित कर रहे हैं। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहां से आ गए। ये सभी चीजें देखकर वो आश्चर्यचकित होता है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब थे या फिर सूबेदार साहब थे, उनके तो बाल थे, ये एक दिन में कैसे गायब हो गए। फिर शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लहना सिंह पूरा अपना ध्यान लगाया हुआ है। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट साहब है, लेफ्टिनेंट साहब हैं, लहना सिंह के रेजिमेंट में 5 साल से थे और 5 साल किसी को भी जानने का काफी वक्त होता है, तो लहना पूरा जानता है। यहाँ पर लेकिन अलग लेफ्टिनेंट की छवि दिखाई पड़ रही है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, सवाल पूछता है लहना सिंह लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं। नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है, पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। चेक करने के लिए लहना सिंह एक पुरानी याद को शेयर करता है। उसको लगता है कि अगर ये असली होगा तो इस घटना को जरूर याद कर लेगा। तो एक शिकार का वो यहाँ पर जिक्र करता है, और कहां पर वो शिकार करने गया था, जगाधरी के जिले में, ठीक है। और बताता है कि वहां पर आप खोते, खोते का जो यहाँ पर अर्थ दिया गया है उसको भी हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। खोते मतलब गधे, ठीक है, गधा पर सवार थे। कहता है कि वहीं आप गधे पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला, एक और पात्र का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। खानसामा का मतलब क्या होता है, खानसामा का मतलब है नौकर, ठीक है।
नौकर अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। तो पाजी पाजी का अर्थ यहाँ पर क्या है? पाजी का अर्थ पंजाब में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। पाजी का मतलब होता है, पाजी का अर्थ है दुष्ट। बेशक मतलब निसंदेह दुष्ट कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकल गई। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंडक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। लहना सिंह को जो संदेह हुआ था कि ये असली लपटन नहीं लग रहा है, कोई नकली आया हुआ है, और इसीलिए इसने शिकार का वो वहां पर संस्मरण शिकार का जिक्र करता है। ठीक है, और जो भी चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजें नकली दिखाई पड़ती हैं। और वो जैसे ही खंडक में घुसता है और क्या करता है, अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। वो जैसे ही अंदर घुसता है तो वजीरा सिंह वहां पर सोया हुआ है। उसका पैर उसके साथ टकरा जाता है। बोल रहा है कि अभी तो नींद आई थी, थोड़ा सा तो सोने दो। यहाँ पर यह दृश्य खत्म हो जाता है। मतलब युद्ध की संभावना है, और उसमें भी एक जासूस टाइप का व्यक्ति आया हुआ है, नकली। उससे मुलाकात होती है और यहीं पर दृश्य खत्म हो जाता है। होश में आओ, कयामत आई है, और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई। वो बोलता है कि आंख नहीं लगने दी, तो वो बोलता है कि होश में आओ। कयामत की जो बात कर रहे हो, कयामत आई है, और सामान्य रूप में नहीं आई है। वो लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सौहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे सिगरेट को पीने को दिया है। बोलता है कि जो हमारे असली लप्टन साहब हैं, या तो वो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है, और वो ऐसे बोल रहा है, साफ साफ उर्दू बोल रहा है, किताबी उर्दू, और यहाँ तक कि मुझे सिगरेट पीने का आग्रह भी किया। तो अब मारे गए, धोखा। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। अब इन सबकी रणनीति है कि सूबेदार को बचाओ, क्योंकि सूबेदार अभी जस्ट आगे ही निकले होंगे। वहां जाओ और बताओ कि खंदक की बात झूठ है, और ऐसे पहुंचो कि पत्ते तक न खड़के, मतलब किसी को कानो कानो खबर ना हो, किसी को पता तक न चले। और इस काम में देर मत करो, जल्दी जाओ। हुक्म तो यह है कि यहीं। अब वजीरा बोलता है कि हुक्म तो यही है कि यहीं पर आना है। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। अब देखिए यहाँ पर कैसे चीजें बदल जा रही हैं। वो बोला, जिस हुक्म की बात कर रहे हो उसको छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं उसको मानो, क्योंकि इस समय जमादार लहना सिंह यहाँ पर सबसे बड़ा अफसर है। उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। और बोलता है कि मैं जाकर लेफ्टिनेंट साहब से अभी उनकी खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। ये होती है अपने समाज से जुड़े होने की शक्ति। यहाँ पर सिखों से जुड़ा हुआ एक बार बार वाक्य आता है कि 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया, इसको ध्यान रखना है, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये पंक्ति सिखों में जान डाल देती है। ठीक वैसे ही जैसे मैं छत्तीसगढ़ में जब था, तो वहां के लोग बोलते थे कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। आप लोगों ने सुना होगा। अब मैं बिहार में हूँ, तो लोग कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। न जाने उत्तर प्रदेश के लोग क्या कहते हैं। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि यूपी वाले किस चीज को लेकर अपने अंदर एनर्जी को भरते हैं। सिख लोग तो कहते हैं कि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तुम 8-10 की बात कर रहे हो,
हम अकेले काफी हैं, चले जाओ यहाँ से। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेल से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया, यानी लगा दिया, और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, गुत्थी मतलब गांठ थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाले थे कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। अभी उधर सेटिंग हो ही रही है, तब तक लहना सिंह पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है, वो बिजली की तरह जैसे महेंद्र सिंह धोनी स्टंपिंग करते थे, वैसे ही बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मिन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। ओ माय गॉड, ये जर्मन भाषा में इन्होंने कहा। और जैसा कि आप जानते हैं, आप भले अलग अलग भाषाओं को पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन जब संकट का समय आता है तो आप अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। ये जर्मन जो नकली लेफ्टिनेंट के रूप में आया हुआ था, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो वो अपनी भाषा में बोलता है, ओह माय गॉड कहते हुए चित्त हो गया, मतलब वहां पर गिर गया। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। जैसे उसको सिगड़ी के पास लाया, उसके जेबों में देखा तो 3-4 लिफाफे थे। ये आप सभी के लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण है। और एक डायरी निकली, उसको निकालकर अपनी जेब में रख लिया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सिखाए? हमारे लपटन साहब बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। अब पकड़ लिया और कटाक्ष कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है। अपराधी को पकड़कर जब कमेंट किया जाए तो उसको बिना कोड़े के जितनी चोट लगती है, अब वो कोड़े से भी नहीं लगती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अच्छा, सिख लोग सिगरेट पीते हैं, जगाधारी में नीलगाय होती हैं, 2 फुट 4 इंच की सींग होती हैं, मुसलमान भी मूर्तियों को जल चढ़ाते हैं, साहब लोग गधे पर चढ़ते हैं, और ये जो उर्दू बोल रहे हो, ये कहाँ से सीखी? जो मेरे असली साहब हैं, वो तो जब तक उनको डेमो न दिया जाए, प्रैक्टिस न कराया जाए, तो 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते। लाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लाना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। लाना सिंह की चपलता आप देख रहे हैं, उसके संवाद को देखिए। कहता है कि चालाक तो बड़े हो, पर ये लहना कहाँ का है? माझे का है। वो परिचय आपको याद आ गया होगा जब वो नायिका से मिलता है। वो मगरे की रहने वाली है, लहना माझे का रहने वाला है। व्यक्ति जब उसके अंदर शक्ति आती है, आत्मबल आता है, तो वो अपने मातृभूमि से जुड़ता है। बोलता है कि माझे के लहना को मूर्ख समझे हो, मैं माझे का रहने वाला हूं। आप लोग भी अपने अपने इलाके से अपने को जोड़कर हमेशा रखिए, वो आपको शक्ति देगा, आपको मनोबल देगा। बोलता है कि मैं इतने दिनों तक लपटन साहब के साथ रहा, चकमा देने के लिए 2 नहीं 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उससे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोल्लू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो पैर तोड़ के रख दूंगा। इस तरीके से तो सामने लपटन साहब, जो नकली लपटन है, उसको बैठाकर पूर्व स्मृतियों में चला जाता है। फ्लैशबैक इसी को कहा गया है।
और फिर बताता है कि आप ही जैसे एक मौलवी आया था और उसके साथ हम लोगों ने क्या क्या किया, आप समझ गए होंगे। साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। अभी बात ही हो रही है कि जेब में जो हाथ डाला हुआ है उसी में से पिस्तौल चली और लहना की जांग में जाकर लग गई। और इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने, लहना भी सतर्क है, साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। सब लोग वहां पर दौड़कर आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लाना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लाना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों ओर पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया था। अब जो गोलियां लगी हैं उस गोलियों के बाद क्या असर होता है पूरा यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने चित्र उपस्थित किया है। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लाना सिंह तक तक कर मार रहा था, मतलब देख देख कर पूरा मार रहा था। वह खड़ा था और सब लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते थे। थोड़े से मिनटों में वे भी मारे जाते थे। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा। आप देख रहे हैं कि लड़ाई दूसरी जगह हो रही है, लेकिन जुड़ाव कहां से? अपनी भाषा, अपने परिवेश, अपनी मातृभूमि से। क्या आवाज आई? वाह गुरु दी फतह, वाह गुरु जी खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे बंदूक से निकलने वाली गोलियां। पास आने वाले पीछे वालों ने भी संगीन पिराना शुरू कर दिया। इधर से हजारा सिंह, बीच में सैनिक, ठीक है, इधर लाना सिंह, इस तरीके से बीच में है। इसीलिए कहा गया 2 पाटों के बीच। 2 पाटों का जिक्र कबीर ने भी किया है, ठीक है, और मुक्तिबोध ने भी किया है। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दृश्य उपस्थित कर दिया कि जो जर्मन सैनिक हैं वो बीच में आ गए। एक तरफ हजारा सिंह की टोली है, दूसरी तरफ लहना सिंह। एक किलकारी और, अकाली सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे यानी मारे गए, या करा रहे थे यानी घायल थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सिख भी मारे गए, उसमें 15 लोग। ये सवाल पूछा जा सकता है। उधर 63 लोग घायल थे या फिर मारे गए, लेकिन सिखों में 15 लोगों के भी प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, मतलब कस के बांध लिया, और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है, मतलब अपने घाव को छिपा लिया। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयिष नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। अब ये पंक्ति आप देख रहे हैं, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पेशे से जुड़ी हुई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीएचयू में संस्कृत विद्या धर्म में प्रोफेसर थे संस्कृत के। तो इस कहानी को लिखते हुए एक बिंब उनके दिमाग में आ रहा है जो कि संस्कृत साहित्य से जुड़ा हुआ है। चांद के निकलने का जो बिंब है वो संस्कृत से के कुछ कवियों से जोड़कर उन्होंने बताया। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की मिट्टी में मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मर जाते। सूबेदार लहना सिंह की बहादुरी से काफी खुश है और लहना सिंह सारा हाल सूबेदार को सुना रहा है कि जो नकली लपटन आया था क्या क्या किया। और जैसे ही वो जो कागज उसके जेब में से निकाला था उसको देता है तो सूबेदार लहना सिंह की आईक्यू लेवल यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड को सराहते हैं, उसकी तुरंत बुद्धि को सराहते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो आज जो केवल 15 सिख मारे गए हैं सब मर जाते, हम लोग भी मर जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर
आ पहुंची। ये जो घटना हुई, इस घटना की गूंज यहाँ से 3 मील दूर खाई वालों ने सुन ली थी। फिर वहां से डॉक्टर इत्यादि आए और एक गाड़ी भी आई। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। गाड़ियां आई, एक में घायल लोग थे और दूसरे में लाशें रखी हुई थी। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। सूबेदार का लहना सिंह के प्रति थोड़ा सा लगाव है, झुकाव है, क्योंकि वो बहादुरी का काम किया हुआ है। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, मतलब बड़बड़ा रहा था। ज्वर में लोग कहरते हैं। जब तगड़ा बुखार आता है तो पता नहीं चलता है, आदमी सोए सोए भी कराता है। तो बोधा सिंह की भी वही स्थिति है। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। अब ये देखिए कैसी भावनात्मक खेल को खेला है लहना सिंह ने। लहना को छोड़कर सूबेदार नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कहता है कि बोधा की कसम, बोधा बीमार है, कब वो चला जाए इस दुनिया को छोड़कर नहीं पता है, तो उसकी कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध। देखिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग देखिए, सूबेदारनी जी की सौगंध है और जो इस गाड़ी में न चले जाओ। जाओ, सूबेदारनी जी की कसम अगर खाते उनसे प्यार करते हो तो जाओ, और बोधा की कसम तो है। तो सूबेदार बोलता है, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो, सूबेदारनी जी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ये देखिए यहाँ पर इस कहानी का जो जिस्ट है, मेन पॉइंट है, युद्ध खत्म हो गया है। युद्ध में 15 सिख मारे गए, लेकिन सूबेदार, लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, ये सारे लोग बचे हुए हैं। और लहना सिंह कहता है कि ठीक है, जब सूबेदारनी यानी अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखना तो मेरा मत्था टेकना, मेरा प्रणाम जरूर बोल देना, और कहना कि जब भी घर जाना तो कहना कि जो उसने मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। उसने क्या कहा था वो बात आगे पता चलेगी, लेकिन यहां से ये कहानी बड़ी घटनात्मक हो रही है। इसका घटनाक्रम कैसे चेंज हो रहा है। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लाना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लाना, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। वो बोलता है कि तुम लिखने की बात कर रहे हो, हम लोग साथ में घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। सूबेदार को भी नहीं पता है कि उसने क्या कहा था। कह रहा है, यहाँ पर देखिए दृश्य कैसे उभर रहा है कि गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा। हाथ पकड़ना सामान्य रूप से लोगों का हाथ नहीं पकड़ा जाता है, जिससे दिल का अटैचमेंट होता है उसी का लोग हाथ पकड़ते हैं। अब बोलता है कि तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखने की बात क्या कर रहे हो, साथ ही घर चलेंगे, युद्ध खत्म ही हो गया है, और सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। लाना थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्ति है। गाड़ी के जाते ही लाना लेट गया। जैसे ही गाड़ी हार्न बजाते हुए आगे बढ़ी, लहना धड़ाम से लेट गया, क्योंकि वो घायल है, वो चोटिल है। क्या कहता है, वजीरा पानी पिला, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। क्योंकि उसका ब्लड धीरे धीरे रिस रहा है। केवल इसमें जज्बा है कि अपने प्रेम को इसने जीता है। लहना का प्रेम बहुत सच्चा प्रेम है। चाकू लेकर घूमते हुए प्रेमियों की तरह नहीं है कि खोज रहे हैं कि कौन कहां पर है। मैं अपने बच्चों को मैं बोल रहा था, अब ये वालों बच्चों को, तो वो सब इस चीज को लेकर हंसने लगे। हमने कहा कि नहीं, आजकल के जो प्रेम है और जो इस कहानी में प्रेम दिखाया गया वो बड़ा अलग है। लहना सिंह इस मामले में खुश है कि जो सूबेदारनी ने कहा था उसको इसने कर दिया। सूबेदार के रक्षा की, उसके जान को बचा लिया। इसके लिए काफी है, भले ये मर जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही गाड़ी जाती है और ये लेट जाता है और बोलता है, वजीरा पानी पिला दे। पानी पिला दे वाक्य इस कहानी में कई बार आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि पानी ही इन सैनिकों को जिंदा करके रखा हुआ है, और कहता है कि मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है।
एक दृश्य यहाँ पर खत्म हो रहा है। युद्ध हुआ, युद्ध में जर्मन बहुत सारे मारे गए, सिख भी मारे गए और सभी लोग हॉस्पिटल इत्यादि में गए। यहाँ पर दृश्य खत्म हो जाता है। अगला दृश्य क्या है? लहना सिंह लेटा हुआ है, वजीरा सिंह से पानी मांगा है। अब देखिए अगला दृश्य क्या है, वो आप और हमारे जीवन से भी जुड़ा हो सकता है, किसी के भी जीवन से जुड़ा हो सकता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ये ऐसा पैराग्राफ है जो व्याख्या के रूप में पूछा जा सकता है या फिर कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि किस कहानी से। कहानी ये तो आप समझ ही गए कि उसने कहा था से है, लेकिन आप देखेंगे इसको पढ़ते हुए थोड़ा सा दार्शनिक प्रवृत्ति यहाँ पर आ रही है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जब व्यक्ति को पता चलता है कि अब मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा, तो उसके दिमाग में तमाम स्मृतियां घूमती हैं और ये जीवन स्मृतियों से ही बना हुआ है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मेरे जीवन में खासतौर से चीजें घटी रहती हैं, उसको मैं संस्मरण के रूप में कम्युनिटी सेक्शन में डालता हूँ। मुझे बहुत कोई शौक नहीं है कि मैं बहुत बड़ा लेखक बन जाऊं, मुझे लोग जाने। मैं स्मृतियों को मांझता हूँ, क्योंकि स्मृतियां ही हमें जीवित रखने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मुझे चीजें याद नहीं होती। याद कब होंगी? जब आप उनसे लगाव करेंगे, उनको दिल में रखेंगे। आप उसको भारीपन बोझ की तरह लेकर चलेंगे तो नहीं याद होंगी। खास अगर तथ्यों की बात करें या फिर जो भी टेक्स्ट लगे उनकी बात करें, इसलिए दिल से लगाइए, स्मृति को अपने बढ़ाइए, लिखिए, ठीक है। इसीलिए मैंने अपने चैनल में एकेडमिक शब्द जोड़ा हुआ है। मैं एक कमरे में बैठ के बड़बड़ा रहा हूँ, आप लोगों से एकालाप बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने हमारे 1 लाख विद्यार्थी हैं। उन विद्यार्थियों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी एक-एक बात समझ में आ जाए। अगर ये मैं बीएचयू और जेएनयू का प्रोफेसर होता तो शायद मेरी चर्चाएं चारों तरफ होती कि हाँ, रजनीश सर बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म इन विश्वविद्यालयों से कम नहीं, 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हौसला नहीं हारना है। जब किसी भी चीज का अंत होता है तो स्मृतियां साफ-साफ दिखाई पड़ती हैं। एक आप उपन्यास याद करिए, शेखर एक जीवनी। उसमें भी जैसे वहां पर फांसी शब्द का प्रयोग होता है, स्मृतियां पूरी आ जाती हैं। उसमें लिखा भी गया है कि फांसी के पहले घनीभूत जो स्मृतियां हैं, उनको पिरोने का प्रयास किया गया है और पूरा एक उपन्यास ही लिख दिया गया है। क्या बीएचयू के प्रोफेसर, जेएनयू के प्रोफेसर इस तरीके से कोरिलेट करके बताएंगे? बताएंगे तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आजकल मैं देख रहा हूं कि रिसर्च पे कम ध्यान दिया जा रहा है, रिपोर्टर ज्यादा तैयार किए जा रहे हैं। आजकल चापलूसी में जितने भी खासतौर से एमए के विद्यार्थी हैं, वो अपने जीवन को खपा रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिपोर्टिंग करेंगे तो नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, अच्छी बात है, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। आजकल स्थितियां बहुत चिंतनीय हैं हिंदी विभागों की। तो चलिए बीच-बीच में चीजें हम थोड़ा-सा जोड़ दिया करते हैं, क्योंकि मैं इसको यूट्यूबर के रूप में नहीं प्रस्तुत करता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, नहीं, यूट्यूबर मैं नहीं हूँ। मैं एक छोटी जगह का प्रोफेसर, ठीक है? और आप लोगों की कृपा रहेगी, दुआ रहेगी, तो बड़ी जगह पर भी जाएँगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी-सी मैं भावनाओं में बह गया, बहना भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोग हैं, आप लोगों से अगर नहीं कोई बातें कही जाएँगी तो किससे कही जाएँगी? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि नौकरी मिल जाएँगी तो चीज़ें आसान हो जाएँगी, नहीं, चीज़ें और जटिल होंगी। तो चलिए बाहर निकलते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक-एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये 3 लाइन, करीब इसको मैं 2.5 लाइन बोलूं तो बहुत कुछ कहने वाली है। लहना सिंह, अब देखिए फ्लैशबैक यहीं से शुरू हो रहा है। फ्लैशबैक पद्धति का जो प्रयोग किया गया है, जिसको हिंदी में बोला गया पूर्व दीप्ति। ठीक है, अब कहानी में बताया जा रहा है कि लहना सिंह 12 वर्ष का था। इसके पहले थोड़ा-सा आपको जोड़ना है कि लहना सिंह उस सूबेदारनी को भी याद कर रहा है। अब खुद ये लेटा-लेटा याद कर रहा है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। ये सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपको ध्यान में रखना है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। अकस्मात मिलती है, फ़ोन कॉल करके नहीं आती है, अकस्मात। लहना 12 वर्ष का उस जमाने में था और लड़की कितने वर्ष की है? 8। दोनों को ध्यान में रखना है। 12/8 आप ध्यान में रखिए, ठीक है? मिल जाते हैं। जब वह पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई?
तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसा ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के बूटों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ। प्रेम जब टूटता है, जिसको आप पसंद करते हैं वो आपके जीवन में नहीं आता है, तो दुख होता है। उस दुख को कोई नहीं समझता है, लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं या फिर बोलते हैं कि बेवकूफ है। इस तरीके से आपने अपने ग्रुप में देखा होगा, आपके दोस्त जिसे प्रेम करते हैं और उसका एंगेजमेंट दूसरे से हो जाता है, तो हम अपने दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ पता नहीं। वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब जब ये मुलाकात होती थी उसके बाद 25 वर्ष के बाद की बात बताई जा रही है। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह सेना में भर्ती हो गया और सेना की टुकड़ी का नाम क्या था उसके? नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। कैसे रहेगा? इसको सच्चा प्रेम था, लेकिन जब इसको लगा कि उसका प्रेम उसको नहीं मिला तो ये अपने को दूसरे तरफ व्यस्त कर लिया। ये नहीं कि चाकू लेके बंदूक लेके पीछे पीछे घूमता रहा। अपनी प्रेमिका को तो मारा ही, उसके पति को भी मार दिया। इस तरह की घटनाएं आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे। लेकिन इस कहानी के बाद आप ऐसे प्रेमियों को थोड़ा सा कम होते हुए देखेंगे। 25 वर्ष बीत गए, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया और जो 8 वर्ष की कन्या थी उसका ध्यान ही नहीं रहा, वो भूल गया था। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं, उसको पता भी नहीं था कि उसके जीवन में कोई आया था कि नहीं। जब आप अपने जीवन को दूसरे जगह व्यस्त कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, प्रेम हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी आता ही है, चाहे वो एक तरफा हो चाहे दो तरफा हो। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा बोले कि मुझे प्रेम नहीं हुआ था, तो इस चीज को मैं नहीं मानूंगा। सबको कभी ना कभी प्रेम होता है। किसी का प्रेम ज्यादा दिन तक चलता है, किसी का प्रेम छोटे समय तक ही चलता है, शैशवावस्था में टूट जाता है। यहाँ पर उसको पता नहीं चलता कि 8 वर्ष की कन्या कौन थी, कहाँ चली गई, कुछ नहीं पता था। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। कहानी में मोड़ आ रहा है कि 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे, अक्सर सिपाहियों के साथ ये सब प्रॉब्लम होती है या फिर नौकरीशुदा लोगों के साथ ही होता रहता है, जमीन के मुकदमे इत्यादि चलते रहते हैं। उसकी पैरवी करने के लिए वो 7 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम मतलब लड़ाई। यहाँ पर जो लाम शब्द का प्रयोग किया गया है, लड़ाई के अर्थ में आया है। अक्सर आप लोगों ने इस पर बनी हुई फिल्में भी देखी होंगी कि जैसे ही सैनिक घर पे आता है तब तक उसको एक लेटर मिल जाता है कि अचानक युद्ध पर जाना पड़ेगा। कईयों की तो अभी शादी ही हुई रहती है, फेरे लेकर घर पर ही पहुंचे रहते हैं, तब तक पत्र आता है कि नहीं आपको युद्ध में जाना पड़ेगा। तो इधर उनकी नई नवेली जो पत्नियां रोती गाती रहती हैं, फिर भी ये देश के लिए चले जाते हैं। कई फिल्में बनी हुई हैं, आप लोगों को याद भी आ गया होगा। वैसे ही यहाँ पर भी कहानी में मोड़ दिखाई पड़ रहा है कि लहना सिंह घर आया हुआ है जमीन के मुकदमे की पैरवी कराने के लिए, लेकिन एक चिट्ठी मिलती है कि लड़ाई पर जाना है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। ठीक है, यानी कि लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह ये सब एक ग्रुप में रहते हैं। पता है कि सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी जो दृश्य चल रहा है इसमें नहीं मालूम है लहना सिंह को। हजारा सिंह से परिचित है लेकिन उसको पता नहीं कि सूबेदारनी कौन है। लेकिन जब चिट्ठी मिलती है तो उसमें हजारा सिंह, बोधा सिंह इत्यादि भी लड़ाई में जाने के लिए तैयार है। लौटते हुए हमारे घर होते आना। एक तो चिट्ठी मिली ऑफिस से कि जल्दी आपको युद्ध में जाना होगा, और एक सूबेदार है उसकी भी चिट्ठी मिलती है कि हम लोग भी चलेंगे। लेकिन उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, यानी लहना सिंह का जो घर है उसी के रास्ते में इधर सूबेदार का भी घर है, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह को उसके व्यवहार से सूबेदार काफी उसकी तरफ अट्रैक्ट रहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। और जैसे ही लहना सूबेदार के घर गया हुआ है, इधर बैठ के चाय पानी इत्यादि कर रहा होगा, सूबेदारनी भी खिड़की में से देख ली होगी और उसको लगा होगा कि अरे इसको तो हम उस चौक पर देखते थे जब मामा के घर अपने गए हुए थे। तो सूबेदार से बोलती होगी कि ये तो व्यक्ति परिचित लग रहा है। तो हजारा सिंह को भी विश्वास नहीं हुआ होगा। फिर क्योंकि हजारा सिंह लहना सिंह को
दिल से जानता है कि अच्छा व्यक्ति है, उस पर डाउट नहीं करता। तो वो बेड़े से निकल कर आता है और बोलता है कि लाना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जाम मिला। लाना सिंह भीतर पहुंचा। ये बड़ी दर्दनाक सी कहानी है। अब मैं कई बार भाव विभोर हो जाता हूँ, पढ़ाने के लिए तो कई बार पढ़ाया। लाना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। ये सोचता कि कभी तो इनकी फैमिली गई ही नहीं क्वार्टर में, रेजिमेंट का जो क्वार्टर है, तो ये कैसे मुझे जानती है, कैसे देखी है? दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, प्रणाम कहा। आशीष सुनी। लाना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। ये देखिए, संवाद को ध्यान से देखिए, रोम रोम आपके खड़े हो जाएंगे। जैसे ही दरवाजे पर जाता है, प्रणाम करता है, क्योंकि वो सूबेदार की पत्नी है। ये तो नॉर्मल उसके अंडर में काम करने वाला एक सैनिक है, तो सूबेदारनी भी बड़ी हुई। अक्सर आपने देखा होगा कि पतियों के पेशे से पत्नियों को भी जाना जाता है कई बार। तो यहां पर जाकर प्रणाम करता है, वो आशीष देती है। लाना सिंह चुप है, क्योंकि उसको पता है कि वो इसको पहचान रही है। कैसे पहचान रही है? ये तो भूल चुका है उन सारी चीजों को। तो शब्द देखिए यहां पर है कि मुझे पहचाना। ये बड़ी बात है। जब सच्चा प्रेम होता है, तभी पहचान भी लंबे समय तक जुड़ी रहती है। आप अपने उन क्लासमेटों को याद कीजिए, मित्रों को याद कीजिए, जिसमें छिछोरापन रहा होगा। वो दोस्ती एक बार टूटी तो टूट गई, लेकिन जिसमें एकदम शुद्ध चरित्रगत अच्छाई रही होगी, जिसको कहा जाता है कि दोस्ती तक सीमित रहा होगा, वो लंबे समय तक, लड़कियों की शादियों के बाद भी वो रिश्ते चलते रहते हैं, क्योंकि पता रहता है कि हाँ, इसके अंदर इस तरीके कुछ नहीं है। तब वहां पहचान होती है। नहीं तो चाकू पीछे लेकर घूमने वाले प्रेमी से लोग दूर से ही डरने लगते हैं कि आ रहा है उधर से, क्या करेगा अब। लेकिन यहाँ पर देखिए सूबेदारनी कैसे करी कि मुझे पहचाना। ये बहुत बड़ी बात है। लाना सिंह कहता है कि नहीं, फिर याद दिलाती है, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। एक एक चीज याद दिलाती है। तुम्ही जो मुझसे पूछा करते थे तेरी कुड़माई हो गई, मैं बोलती थी धत। तुमने 2-3 बार पूछा, तो मैं एक बार तुम्हारे संभावना के विरुद्ध जाकर ही कही कि कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। अमृतसर में याद दिलाती है, मुझे पहचाना? मैं वही वही जिसके पीछे तुम भागा करते थे। तब तो झटका लगना तय है। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। ये जो शब्द हैं, ये भावों से जोड़ने वाले, फीलिंग, वो दिन को याद कराने वाले। जैसे आप अपने किसी आत्मीय से मिलते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वो तो याद लेट कर याद कर रहा है कि कैसे सूबेदारनी से वो मिला था, और बाद में कैसे वो मोड़, कैसे ये समय का चक्र चल रहा है। ठीक है, फिर करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। फिर बोलता है, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। मतलब लाना सिंह ने कहा था। यहाँ पर पूरा याद कर रहा है, फ्लैशबैक में चल रहा है, स्वप्न चल रहा है, एक तरीके से खोया हुआ है। और आपको वो निबंध याद आना चाहिए, श्रद्धा भक्ति, आज इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि प्रेम में स्वप्न होता है, श्रद्धा में जागरण होता है। आप बीएचयू जेएनयू में ही पढ़ रहे हैं, अनुराग हिंदी एकेडमी को हल्के में मत लीजिए। ठीक है, तो स्वप्न चल रहा है उसका। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार तो हम तीमियों की एक एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। लहना याद कर रहा है और कह रहा है कि जिस सूबेदारनी को 25 वर्ष के बाद मैं भूल गया था, जो कि हमारी मुलाकात जब मैं 12 का था, वो 8 की थी। इसके बाद मैं अपने कामों में लग गया, वो अपने कामों में। लेकिन जैसे उसके घर गया था, तो वो बोली कि तुमको मैं देखते ही पहचान ली थी। फिर अपने दिल की बात कहती है। अपने दिल की बात किससे कोई कहता है? जिसको अपना मानता है। कहती है कि मेरा तो भाग फूट गया। बहादुरी का खिताब लायलपुर में तो एक जमीन के रूप में मिला है, लेकिन ये नमक हलाली का जो मौका आया है, अवसर आया है, इसमें हम तीमियों की, हम महिलाओं की एक पलटन क्यों नहीं बना दी जाती?
केवल पुरुषों की पलटन क्यों है, महिलाओं की भी पलटन होती तो वो भी अपने पुरुषों के साथ युद्ध में जाती, मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, इसका एक बेटा भी है और इसका बेटा भी फौज में ही है। अक्सर हमने देखा है कि एक परिवार से कुछ लोग फौज में जाते हैं तो कई पीढ़ियां उसमें फौज में ही जाते हैं, उन लोगों का मन उधर लग जाता है। यहाँ पर भी कोई ऐसा ही दृश्य है। इस कहानी में जो नायिका है उसका पति भी फौज में है, उसका प्रेमी भी फौज में है, उसका बेटा भी फौज में है। कितनी संयोग की बात है। तो वो कहती है कि और भी बच्चे हुए लेकिन सब नहीं जीवित रहे, सब मर गए और ये बात कह के वो रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तागे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। ये दृश्य, ये बिंब आप सभी के सामने उभर रहा होगा। कैसे एक महिला जो अब लग रहा है कि अबला हो गई, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका पति भी फौज में, उसका बेटा भी फौज में, अब और कोई नहीं है कि अगर ये शहीद हो जाए। युद्ध में एक चीज होती है कि लोग ये मानकर चलते हैं कि वापस आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, वापस आने का कोई उम्मीद नहीं रहती है लोगों को। यहाँ पर भी है, लग रहा है नायिका को, सूबेदारनी को, कि पता नहीं ये लोग वापस आएंगे कि नहीं और इनके अलावा तो मेरा कोई है नहीं। याद दिलाती, ये पूरी कहानी स्मृतियों से जुड़ी हुई है। कहती है कि अब ये दोनों जाते हैं, मेरे तो भाग फूट गए। मेरे भाग, तुम्हें याद है ना कि एक दिन तांगे वाले, वो अमृतसर में जब एक तांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। ये उसमें घायल होने वाली थी तो ये अपने जान पर खेलकर बचाया था और आप घोड़े की लातों में चले गए थे और आप ध्यान नहीं दिया, आप अंदर चले गए लेकिन मुझे खींचकर बाहर निकाला, मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। ये तुमसे मैं हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। एक स्त्री के पास जो कुछ है वो पूरा समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लहना सिंह को जानती है, वो जानती है कि इस व्यक्ति में वो दमखम है, यही वो व्यक्ति है जो इन दोनों को बचा सकता है, दोनों को की रक्षा कर सकता है। तो जो इसके मन में था पूरा कह दी और कहते हुए सामान्य रूप में नहीं है, रोते रोते वो ओबरी में चली गई, मतलब घर के अंदर चली गई। लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। लाना को भी वो पूरी बातें याद आ गई, ये भी पूरा भाव विभोर है और देख रहा है कि जिसको वो प्रेम करता था, जिसको बीच में वो भूल गया था, लेकिन वो उस महिला को, उस सूबेदारनी को, मैं अगर प्रेम का शब्द का भी प्रयोग करूं तो गलत नहीं होगा, उसको एक एक घटना याद है। कब कोई किसी को याद करके रखता है? जब उससे वो जुड़ा रहता है, उसे वो लगाव रखता है। यहाँ पर भी वही है। लाना भी आंसू को पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। बार बार वो पानी पी रहा है, यानी घबरा रहा है चीजों को याद करते हुए। लाना का सिर गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटा तक लाना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। लाना सिंह के मनो एक मैं उसको बोलूं मनोविश्लेषण शब्दावली में, तो इसके जो अंतर मन में एक जो उसका दूसरा मन है, उसमें बार बार कीरत सिंह का भी जिक्र आ रहा है। बोल रहा है कि अभी उसको पता नहीं चल रहा है कि इसके साथ कौन बैठा हुआ है। उसको लगता है कि वजीरा सिंह नहीं बल्कि कीरत सिंह बैठा है क्या। ये घबरा रहा है क्योंकि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियां साफ हो जाती हैं, व्यक्ति घबराने भी लगता है बहुत। वजीरा सिंह ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। घबरा रहा, वो बोला कि अपने पट पे, अपने इस पे रख लो, ठीक है। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। अब के हाड़ मतलब, हाड़ का यहाँ पर अर्थ जो आया हुआ है उसको हमें देख लेना चाहिए। हाड़ एक महीने का जिक्र किया गया है जिसको बोला जाता है आषाढ़। बोला है कि आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर ध्यान में रखिए, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं
तो बहुत लोग अपने जन्मदिन के अवसर पर पेड़ इत्यादि लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, याददाश्त के लिए लगाते हैं। इस कहानी में सन 1915 में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक ऐसी दृष्टि दी कि लहना सिंह कितना दूरदर्शी रहा होगा कि 21वीं शताब्दी में ये लोग सोचेंगे, वो 20वीं शताब्दी में इस चीज को सोच चुका है। जिस दिन उसके भतीजे का जन्म हुआ था, उसके दिन ही उसने एक पेड़ लगा दिया। ठीक है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे ये पेड़ बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कीरत सिंह लहना सिंह का बेटा लग रहा है इसमें, और लग रहा है कि वजीरा सिंह से जब भी कीरत सिंह मिलेगा तो वो पूरा लहना सिंह की अंतिम जो स्थिति है उसके बारे में बताएगा। बोल रहा है कि अब तो मैं उधर बोधा पहले कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, अब लग रहा है कंपनी छूट जाएगी। यहाँ पर लहना को भी अब एहसास हो रहा है कि अब उसका समय बहुत ज्यादा नहीं है। वो अपनी चीजों को याद कर रहा है। पहले सूबेदारनी को याद किया, फिर अपने बेटे को याद किया, अपने परिवार को याद किया, और फिर अपने उस लगाए हुए आम को भी याद किया। ठीक है, और इन बातों को सुनते हुए वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। वजीरा भी नॉर्मल नहीं है, इतने दिनों से इस ग्रुप में था। वजीरा सिंह जबकि बताया गया है कि वो पलटन का विदूषक है, लेकिन यहाँ पर वो रो रहा है। हंसने का वक्त नहीं है उसकी, रोने का वक्त है। टप टप आंसू टपक रहे थे। आखिरी जो पंक्तियां हैं इस कहानी की कि कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। अखबारों में लोगों ने पढ़ा कि लहना सिंह की मृत्यु हो गई। तो ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस कहानी को लाइन बाय लाइन और बड़े ही आराम से पढ़ने की कोशिश की। इस तरीके से पढ़ने की कोशिश की कि हम लोग किसी एक कमरे में बैठे हुए हैं और क्लास कर रहे हैं। हम कोई एकेडमिक तौर पर एज ए प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह आपको नहीं पढ़ाए कि पढ़कर जल्दी जल्दी अपने कोर्स वर्क या फिर पेड कोर्स के बारे में चर्चा किया, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा कि हमारे विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हैं और उनको एक एक लाइन पढ़ाना है। तो ये कहानी, ये पूछना ही गलत है कि आप सभी को कैसी लगी होगी। कहानी बड़ी ही जबरदस्त तरीके की है, इसीलिए कहानी के आलोचक राजेंद्र यादव को ये कहना पड़ा कि ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी है और आधुनिक कहानी। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।